नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विविध शो का आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, जिसमें हम वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर इस लेक्चर में इसके 3-4 पार्ट बनेंगे। इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स IMF के बारे में पढ़ेंगे और IMF में ही एक करेंसी जैसी चीज़ होती है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके बारे में भी हमें डिस्कस होना है। तो बेसिकली ये लेक्चर जो है IMF को डेडिकेटेड है पूरी तरह से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्तर पर बनाए गए हैं उनकी बात हमें करनी है, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक, IMF है ना, OECD, बहुत सारे होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज द वन दैट इज क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ट्रेड। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? जो कई सारी कंट्रियों द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल है तो कई सारी कंट्री इन्वॉल्व होंगी। उद्देश्य क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना और ग्लोबल व्यवसाय को, बिजनेस को, ट्रेड को प्रमोट करना इनका उद्देश्य होता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट लिमिटेड टू ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। अब इन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन केवल ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन तक ही लिमिटेड नहीं है। तो सवाल ये है कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं 2, वर्ल्ड बैंक, WB और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ब्रेटन वुड जो है न्यूयॉर्क में एक जगह है जहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ही IMF की नींव रखी गई और उसी मीटिंग में ही वर्ल्ड बैंक की नींव रखी गई थी। तो इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा गया है। किनको किनको? वर्ल्ड बैंक को और IMF को। लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वर्ल्ड बैंक और IMF ही नहीं आता है, ये कहा गया, और भी संस्थान आते हैं। देयर आर 3, बेसिकली 3 हैं। यहाँ पर हमने बात की वर्ल्ड बैंक और IMF की ही, लेकिन 3 हैं। एक और होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF, 3 हो गए। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस दैट सर्व द ग्लोब। 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे दुनिया को सर्व करते हैं बाई इनकरेजिंग डेवलपमेंट। इनका उद्देश्य होता है डेवलपमेंट को इनकरेज करना, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फाइनेंस प्रोवाइड करना, डिस्प्यूट अगर हो जाए, झगड़े हो जाए तो उसको सेटल करवाना, एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करना यानी कि सहमति रहे, एंड सो ऑन, इस तरीके के काम ये करते हैं। जो 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, दी 3 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं? मैंने तो ऐसे यहीं लिख दिया था, WTO, वर्ल्ड बैंक वगैरह, लेकिन 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे IMF के बारे में। तो पहले हमने देखा इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कई कंट्रियों द्वारा बनाए जाते हैं। उद्देश्य होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन केवल जो है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन को ही नहीं कहते, और भी संस्थान हैं जिन्हें हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड बैंक और IMF का नाम आता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मीटिंग हुई थी ब्रेटन वुड में और वहीं पर ही 29 मेंबर्स ने जो है सिग्नेचर करके इनकी स्थापना की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। ठीक है, कुल मिलाकर के 3 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नीचे दिए हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इन जो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया को हेल्प करना। कैसे? डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, अगर झगड़े हो जाए तो उनको सेटल करवाते हैं, आपस में सहमति बने इसके लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे IMF की। हमें डिस्कस फ्रेंड्स तीनों के बारे में करना है। तो एक लेक्चर में IMF, दूसरे में वर्ल्ड बैंक, तीसरे में WTO, इसी क्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF सीक्स टू इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ 190 मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर नेशन। मतलब कहने का कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF क्या करता है, जितने भी इनके मेंबर्स हैं वो ग्रो करें, उनमें समृद्धि आए, ऐसा इनका उद्देश्य होता है। और इसमें करंट टाइम पे अगर आप IMF की वेबसाइट देखेंगे तो बुक में 190 लिखा हुआ, लेकिन मौके पर 191 देश हैं जो इसके मेंबर नेशन हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा IMF में मौके पर कितने मेंबर हैं?
तो 191 है, हम यही याद रख करके चलेंगे, 190 नहीं क्योंकि एक बढ़ चुका है, ठीक है। IMF एकम्प्लिशेस, अब उद्देश्य क्या है IMF का, दिस टास्क, एकम्प्लिशेस दिस टास्क, उद्देश्य क्या है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि आए सभी देशों में। तो IMF इस उद्देश्य को कैसे एकम्प्लिश करता है, दिस टास्क थ्रू प्रमोटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट इनकरेजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मॉनेटरी कोऑपरेशन, बोथ ऑफ व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक वेलबींग। तो IMF जो है सभी मेंबर नेशंस का डेवलपमेंट करता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है, कैसे, थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाता है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने, मॉनेटरी कोऑपरेशन आपस में बने, और ये दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी और मॉनेटरी कोऑपरेशन दोनों ही जरूरी होते हैं, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, नई नौकरियों के अवसर बनाने के लिए, और इकोनॉमिक मतलब किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सभी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। IMF कब बना था, तो मैंने आपको बताया था, IMF वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1944 when delegates from 45 countries met in ब्रेटन वुड, न्यूयॉर्क। मैंने बोला था ना कि ये न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हुई थी जिस जगह पर उसे ब्रेटन वुड कहा गया। 19 जुलाई 1944 में मीटिंग हुई, कितने देशों की, 45 कंट्रीज द्वारा ये मीटिंग अटेंड की गई, एंड इन्होंने एग्री किया टू एग्री ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन व्हेन 29 कंट्रीज साइंड एन आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो 45 देशों ने ये मीटिंग करी, मतलब हुआ क्या था, वर्ल्ड वार 2 हो चुका था, दुनिया की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो ऐसे में एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात की गई कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बनाओ जिससे कि पूरी दुनिया आगे बढ़ सके, क्योंकि हमारी स्थिति खराब हो चुकी है, ठीक है। तो उसी के लिए ये मीटिंग ब्रेटन वुड में बुलाई गई, 45 कंट्रीज ने अटेंड किया, जिसमें से 29 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट पे, और वहीं से IMF का भी और वर्ल्ड बैंक का उद्भव यहीं से ही होता है। इंडिया जो है बीकम मेंबर जो है IMF का कब बना, 27 दिसंबर 1945 को, जुलाई 1945 को इसका शुरुआत हुई है, मीटिंग हुई है ब्रेटन वुड में, इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। और इंडिया जो है 1945 में ज्वाइन करता है। यहाँ थोड़ा सा, वैसे तो मैं डेट्स याद करने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा याद रख लेना जरूरी है, क्योंकि अगर हम IMF की बात कर रहे हैं तो ऐसे में ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, और ये डेट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, डेट मतलब ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अदरवाइज मैं डेट्स और ये सब डाटा याद रखने की बात नहीं करता, लेकिन चूंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की बात होगी तो मे बी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, मे बी, ओके, मैं ये इंश्योर नहीं कर सकता, लेकिन मे बी कि पूछ सकता है, ठीक है। 14th जनरल रिव्यू ऑफ कोटाज 2010 में मीटिंग हुई थी, जनरल रिव्यू कोटा का जनरल रिव्यू किया गया था 14वां, ठीक है। तो कोटा क्या होता है, किस देश ने कितना पैसा IMF में रखा हुआ है, कितना अपना शेयर डाला हुआ है, उसी के आधार पर उनको कोटा अलॉट किया जाता है, ठीक है। किस इंस्टीट्यूशन ने कितना पैसा ले रखा है या पैसा कितना दे रखा है, उसी के आधार पर IMF में कोटा डिसाइड होता है। तो 14वीं जो जनरल रिव्यू ऑफ कोटाज हुआ था 2010 में, एम्ड एट रीअलाइनिंग मेंबर कंट्रीज कोटा शेयर, एम्फेसाइजिंग शिफ्ट टू डायनेमिक EMDC यानी इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज दैट वर अनप्रेजेंटेड अर्लियर। मतलब जो ये 14वीं मीटिंग हुई तो वहाँ पर क्या किया गया, जो कंट्री के कोटा शेयर थे उनको रीअलाइन किया गया, यानी कि दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दी गई और पहले को कम वैल्यू दी गई, इस तरीके से। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज थी जिन्हें पहले रिप्रेजेंटेशन ही, उनके कोटा ही नहीं मिलता था, उनका उसमें हिस्सेदारी ही नहीं मिलते थे, वोटिंग शेयर नहीं मिलते थे। तो उसी चीज़ को जो है बदलने के लिए रीअलाइनमेंट की एक मीटिंग की गई थी, 14वीं मीटिंग हुई थी, ठीक है। टू इंश्योर सेफगार्डिंग द वोटिंग शेयर ऑफ द पुअरेस्ट मेंबर, मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि जो गरीब कंट्रियां हैं उनको भी वोटिंग शेयर मिले, जो मेंबर नेशन हैं उनके लिए ये काम किया गया था, ठीक है। फंक्शंस में अब देखो, हमने अभी IMF के बारे में पढ़ लिया, अब हमें फंक्शन ही पढ़ना है। तो फंक्शन कई सारे हैं। सर्विलांस ओवर मेंबर इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जो मेंबर हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर नज़र रखता है कौन, IMF। दूसरा देखिए, टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत है तो उसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, यानी कि आप जो है बेच कम रहे, खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो पेमेंट की दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। लो इनकम कंट्रीज में गरीबी में लड़ने में मदद करता है IMF, तीसरा हो गया। चौथा, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, दूसरे देशों से, दूसरे सोर्सेस से फाइनेंस अरेंज करता है, मोबिलाइज करता है IMF। फिर है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को मजबूत करता है कौन, IMF। उसके अंदर ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व को इंक्रीज करता है, इंटरनेशनल रिजर्व को बढ़ाने में मदद करता है। कैपेसिटी थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड
करता है। उसके अंत में इंफॉर्मेशन और रिसर्च का डिसिमेशन यानी कि प्रचार प्रसार करता है जो भी इंफॉर्मेशन और रिसर्च अवेलेबल है। तो ये कुल मिलाकर के इतने सारे इनके आठ जो है इसके फंक्शन है। बेसिकली हमको इन्हीं इसे ही डिस्कस करना है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है कि आईएमएफ और इंडिया का क्या इकोनॉमिक रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, तो हमें मतलब आईएमएफ के बारे में पढ़ा, फिर हमने इसके जो है मतलब फंक्शंस को पढ़ लिया और उसके बाद में थोड़ा सा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमएफ को देखा, बस काम खत्म हो जाता है। ठीक है, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। अगर हम शॉर्ट नोट पढ़ रहे होते तो जितना मैंने पढ़ा इसी पे आईएमएफ खत्म हो जाता है, लेकिन हम चूंकि बड़े स्तर पर पढ़ रहे हैं तो चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आईएमएफ का उद्देश्य क्या है कि जितनी भी इसके 191 मेंबर नेशन हैं उनमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होनी चाहिए और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये आईएमएफ क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करता है और मॉनेटरी कोऑपरेशन लाने की कोशिश करता है। और ये दोनों के दोनों जरूरी होते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट के लिए, जॉब को क्रिएट करने के लिए और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए ये ज़रूरी होते हैं। आईएमएफ कब बना था, जब 1944 जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड न्यूयॉर्क में एक मीटिंग होती है 45 कंट्रीज़ की, और वहाँ पर ये डिसाइड होता है कि हम एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बनाएंगे और वहाँ 29 कंट्रीज द्वारा सिग्नेचर किया जाता है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट पर, और वहीं से ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का उद्भव होता है, शुरुआत होती है। और इसीलिए इन्हें ब्रिटेन वुड है ऑर्गेनाइजेशन भी आईएमएफ को कहा जाता है। इंडिया जो है मेंबर बनता है जुलाई 2044 की बात है। हम दिसंबर जो है 1945 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ को ज्वाइन कर लेते हैं। 14वां जो जनरल रिव्यू ऑफ कोटाज की मीटिंग हुई थी, ये 14वीं है, इसका मतलब कि 12-13 सब पहले हुई होंगी एक से लेकर के। ठीक है, 2010 में जो मीटिंग हुई वहाँ पर क्या हुआ, जो मेंबर कंट्रीज थे उनके कोटा शेयर को रीअलाइन किया गया, यानी कि जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको जो है ज़्यादा शेयर दिया गया और दूसरों का घटाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो गरीब कंट्रीज थी, जो गरीब मेंबर्स थे हमारे इन आईएमएफ के, उनको भी वोटिंग शेयर की रक्षा करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर फंक्शंस की बात करेंगे, 8 फंक्शन हैं, एक 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सर्विलांस ओवर मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसी, जो मेंबर नेशन है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का सर्विलांस करता है। तो आईएमएफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू परस्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट आर कंसिस्टेंट विद द आईएमएफ्स गोल। मतलब आपको जितनी भी कंट्रीज हैं आईएमएफ की मेंबर 191, उन सबको जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है वो ऐसी बनानी है कि वो आईएमएफ के गोल को कंसिस्टेंट हो, मतलब आईएमएफ का जो उद्देश्य है उसी के हिसाब से आपको अपनी पॉलिसी बनानी होती है। आईएमएफ हैज़ द लीगल अथॉरिटी टू सुपरवाइज मेंबर कंप्लायंसेस एंड द मैंडेट टू रिव्यू द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे वेसल है, वेसल है ना, वेसल 3 आया हुआ है। वेसल को कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, वो वॉलंटरी है, लेकिन यहाँ देखिए आईएमएफ को लीगल अथॉरिटी मिली हुई है कि वो सुपरवाइज कर सकता है मेंबर कंप्लायंसेस एंड द मैंडेट टू रिव्यू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ नियरली एवरी कंट्री। ठीक है, तो इसका लीगल अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है कि जितने भी इनके मेंबर हैं, मेंबर नेशंस हैं, उन सबको सुपरवाइज कर सकता है कि हाँ तुम जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बना रही हो वो आईएमएफ को कंप्लाई करता है या नहीं करता है, और साथ ही साथ में उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को भी रिव्यू कर सकता है। इसकी अथॉरिटी आईएमएफ के पास मौजूद है। ठीक है, फिर आता है दूसरा, फाइनेंसिंग टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने आपको बता ही दिया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे भी लिखा जाता है बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, यानी कि हम चाइना से मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का सामान मंगवाते हैं और चाइना को बेचते 200 करोड़ का है, तो हमारे पास में लॉस कितने का चल रहा है, 300 करोड़ रुपए का लॉस चल रहा है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होगा, क्योंकि हमने कमाया ही 200 करोड़, पे करना है 500 करोड़, तो 300 करोड़ रुपए की शॉर्टेज होगी। तो उसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है कौन, आईएमएफ। ठीक है, ड्यूरिंग अ टेम्प्रोरी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस द आईएमएफ लोन्स टू मेंबर कंट्रीज टू हेल्प देम इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स। तो जब हमारे पास पैसे की कमी होगी या किसी भी मेंबर नेशन के पास में कमी होगी तो आईएमएफ उनको लोन प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आईएमएफ आल्सो सर्व एज ए कैटलिस्ट इन असिस्टिंग मेंबर नेशन इन मोबिलाइजिंग एक्सटर्नल फंडिंग फॉर देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड। इसके अलावा आईएमएफ क्या करेगा, मदद करेगा एक्सटर्नल फंडिंग अरेंज करने में भी, यानी कि जो हमारे देश हैं, मेंबर नेशंस हैं, वो बाहर से भी फंडिंग मोबिलाइज कर सके, अरेंज कर सके, उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, उनको मदद करेगा आईएमएफ कि ठीक है हम बात करेंगे दूसरे देश से तुम्हें पैसे मिलेंगे, यानी कि आईएमएफ खुद भी देता है लोन और दूसरी कंट्री से भी अरेंज करवा करके या दूसरे देश के लोगों से भी अरेंज करवा करके देता है। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी इन लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज में गरीबी से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, द आईएमएफ मेक्स कंसेशनल लोन टू
टू पुअर कंट्रीज इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर एफर्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि गरीब जो देश हैं वो अपने देशों से गरीबी को घटा सकें, इसके लिए कंसेशनल लोन दिया जाता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आईएमएफ कम रखता है, दूसरे देशों के मुकाबले गरीब देशों से कम इंटरेस्ट लेता है। टू अचीव दिस गोल द आईएमएफ कोलैबोरेट्स क्लोजली विद द वर्ल्ड बैंक एंड अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, और इस गोल को अचीव करने के लिए कि हम सस्ते में लोन अवेलेबल करवा सकें, उसके लिए वो वर्ल्ड बैंक और अदर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एशियान वगैरह हो गया, सार्क हो गया, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये कोलैबोरेट करता है। आईएमएफ रेजेज एक्सटर्नल फाइनेंस एंड डोनर सपोर्ट फॉर सच नेशंस एंड पार्टिसिपेट्स इन टू इंटरनेशनल डेट रिलीफ इनिशिएटिव। तो इसके लिए क्या करता है, आईएमएफ एक्सटर्नल फाइनेंस अरेंज करता है, एक्सटर्नल फाइनेंस अरेंज करेगा और डोनर का सपोर्ट अरेंज करता है। डोनर मतलब समझ रहे हैं ना, दान देने वाले, जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो दान देती हैं, वर्ल्ड बैंक भी दान देता है, इवन आईएमएफ भी डोनेट करते हैं, तो उनसे मतलब एक्सटर्नल फंड अरेंज करेगा, डोनर सपोर्ट अरेंज करेगा, ठीक है। और इसके अलावा 2 इंटरनेशनल डेट रिलीफ इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट करता है। कौन से 2 इंटरनेशनल डेट रिलीफ, यानी कि कर्जे से आराम दिलाने वाले 2 इनिशिएटिव इनके हैं। पहला हैवली इंडेटेड पुअर कंट्रीज, HIPC इनिशिएटिव, हैवली इंडेटेड यानी कि गरीब कंट्री है लेकिन बहुत कर्जा लादा हुआ है उसके ऊपर, तो उसमें मदद करता है। और दूसरा मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव, दूसरा MDRI मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर कोई कंट्री हैवली इंडेटेड है यानी कर्जदार है और पुअर कंट्री है, तो उनको रिलीफ दिलाने में मदद करता है कौन, आईएमएफ पैसे देगा इनको, यानी कि लोन दे करके इनको राहत देता है। और अगर यहाँ से भी पैसे से इस कंट्री का भला नहीं होता तो उस केस में मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव में चला जाता है, यानी कि यहाँ कई सारे देशों से मिल करके जो है आपको डेट रिलीफ दिलाने की कोशिश करी जाती है। फिर आ जाता है फ्रेंड्स हमारा मोबिलाइजिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी कि बाहर से फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है। बिफोर कमिटिंग आर डिसबर्सिंग देयर ओन रिसोर्सेज, यानी आईएमएफ इससे पहले कि कमिट करे अपना खुद का पैसा दे दे टू द नेशन आर गिविंग डेट रिलीफ, या डेट का कर्जे का रिलीफ दे दे कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे या लोन का इंटरेस्ट कम कर देंगे। bilateral and multilateral lenders and donors rely on an IMF endorsement that the country's economic policies or may even need a formal IMF endorsement for economic program। मतलब देखो मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है, मतलब ये बोल रहे हैं कि इससे पहले कि IMF अपना खुद का पैसा दे दे, ठीक है, या कमिटमेंट कर दे कि हाँ मैं तुम्हें पैसा दूंगा या तुम्हें मैं जो है डेट से रिलीफ दिलवाऊंगा, ये ऐसा करने से पहले वो क्या करता है, बाइलेटरल 2 देशों के बीच में या मल्टीलेटरल कई सारे देशों के लेंडर जो होते हैं और डोनर जो होते हैं उनको असिस्ट करता है। कैसे असिस्ट करेगा कि वो आईएमएफ एंडोर्समेंट चाहते हैं, वो जो लोन देने वाले हैं, डोनर हैं, लेंडर हैं, वो चाहते तो हैं पैसा देना, लेकिन वो चाहते हैं कि आईएमएफ एंडोर्स करे, आईएमएफ बताए कि हाँ इस जो है देश का जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है वो सही चल रहा है, आप इनको पैसे दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, अब श्रीलंका में कोई व्यक्ति है उसका 100 करोड़ रुपए है, वो देना चाहता है कि श्रीलंका में हम लगा दें, इन्वेस्ट कर दें और हमें पैसे रिटर्न मिले, लेकिन वो ये चाहता है कि आईएमएफ हमको बताए कि हाँ यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से वो पैसे अरेंज करता है, एक्सटर्नल जो है फंड को मोबिलाइज करता है। आईएमएफ पॉलिसी असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन आल्सो प्रोवाइड क्रूशियल सिग्नल टू इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट अबाउट अ कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेस्टर एंड मार्केट कॉन्फिडेंस। मतलब वही है कि भाई किसी भी कंट्री के बारे में, ठीक है, आईएमएफ की पॉलिसी असेसमेंट, आईएमएफ क्या करेगा, किसी कंट्री की पॉलिसी का असेसमेंट करेगा और फिर उसी के आधार पर रिकमेंडेशन करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो फाइनेंशियल मार्केट के लोग हैं उनको एक सिग्नल का काम करते हैं कि हाँ ठीक है इस कंट्री का इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट अच्छा है या ख़राब है, और साथ ही साथ में ये इन्वेस्टर के ऊपर और मार्केट कॉन्फिडेंस के ऊपर प्रभाव भी डालता है कि आईएमएफ क्या रिकमेंड कर रहा है। अगर आईएमएफ ने बोल दिया कि इस कंट्री की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस केस में इन्वेस्टर भी पीछे हट जाएंगे और मार्केट का भी कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगा कि हाँ हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो हमने देखा फ्रेंड जो है कि आईएमएफ के फंक्शन में पहला मेंबर नेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी को सर्विलांस करता है, ठीक है। तो आईएमएफ मेंबर जितने भी हैं उनको क्या करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी बनाएं वो आईएमएफ के उद्देश्य से मैचिंग हो, मिलती जुलती हुई होनी चाहिए। आईएमएफ को लीगल अथॉरिटी है कि वो मेंबर नेशन के इकोनॉमिक पॉलिसी को रिव्यू कर सकता है, ठीक है, सुपरवाइज कर सकता है कि हाँ सब कुछ
ठीक है, एज पर गाइडलाइन है या नहीं है, ऐसा लीगल अधिकार उसको है आईएमएफ को, ठीक है। उसके बाद अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है तो उसको फाइनेंस करता है, लोन प्रोवाइड करता है ताकि जो है कंट्री को प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा एक्सटर्नल फंडिंग मोबिलाइज करने में, यानी कि बाहर से पैसा अरेंज करने में भी कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है, हेल्प करता है कंट्रीज़ को, कौन? आईएमएफ, ठीक है। उसके बाद में गरीब जो नेशन हैं उनको गरीबी से लड़ने में मदद करता है। इसके लिए आईएमएफ क्या करता है? सस्ते में लोन प्रोवाइड करता है ताकि गरीबी को घटाया जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आईएमएफ क्लोजली जो है कोलैबोरेट करता है किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ और अदर जो है ओईसीडी वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में। आईएमएफ क्या करता है? एक्सटर्नल फाइनेंस अरेंज करता है, डोनर यानी दान करने वाले सपोर्ट भी अरेंज करता है, और साथ ही साथ में 2 इंटरनेशनल डेट रिलीफ इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन से 2 इंटरनेशनल डेट से आराम दिलाने वाले? तो एक पहला है हैविली इंडेटेड पुअर कंट्रीज इनिशिएटिव और दूसरा मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव। इन दोनों कामों में वो लगते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फाइनेंस मोबिलाइज करने की बात करें तो मतलब अपना खुद का पैसा लगाने से पहले आईएमएफ क्या करता है? जो बाइलेटरल या मल्टीलेटरल लेंडर और डोनर्स हैं उनको जो है आईएमएफ अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देता है कि हाँ भाई, इस कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी है, तुम यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तभी जा करके जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट है, उसका कॉन्फिडेंस आता है और वो वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आईएमएफ का पॉलिसी असेसमेंट और उनकी रिकमेंडेशन बहुत मायने रखती है। फिर आता है स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को मजबूत करने में ये मदद करता है। तो आईएमएफ इज द की इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का एक की इंस्टीट्यूशन है कौन? आईएमएफ। इट एक्ट एज ए फोरम फॉर members to consult and collaborate on international monetary and financial issue, and it collaborate with other multilateral organizations to develop international standards to promote the prevention and orderly settlement of international economic प्रॉब्लम। तो ये एक फोरम का काम करता है, जहाँ पर मेंबर कंसल्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल इशूज़ के ऊपर। अगर कोई मॉनेटरी या फाइनेंस का इशू है तो आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं आईएमएफ के साथ में। इसके अलावा ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी सहयोग देता है, कोलैबोरेट करता है, ताकि है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को डेवलप किया जा सके, ताकि जो है प्रमोट किया जा सके, ऑर्डरली सेटलमेंट किया जा सके जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है। अगर कोई इंटरनेशनल स्तर की प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमिक, तो उसको भी सेटल किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है इंक्रीजिंग द ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व। इंटरनेशनल रिजर्व को बढ़ाने में मदद करता है। टू अगमेंट इंटरनेशनल लिक्विडिटी द आईएमएफ हैज एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट नोन एज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यानी कि दुनिया भर में लिक्विडिटी मौजूद रहे, उसको मतलब लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आईएमएफ ने एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बनाया है जिसे एसडीआर कहा गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा गया। कब हुआ ये? 1969 में ऐसा इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एसडीआर आर हार्ड करेंसी एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेबल करेंसी। ध्यान रखिएगा, एसडीआर करेंसी नहीं है, ये एक हार्ड करेंसी एसेट है जिसको कभी भी आप चाहो तो कन्वर्टेबल करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे चल करके हम एसडीआर के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। द आईएमएफ ऑफर टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग टू मेंबर नेशन इन ऑर्डर टू असिस्ट देम इन डेवलपिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। तो आईएमएफ क्या करता है? टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। किनको? अपने मेंबर नेशंस को, ताकि वो अगर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप करने में आसानी हो और साथ ही साथ उनकी कैपेबिलिटी भी जो है इकोनॉमी को मैनेजमेंट करने की इम्प्रूव हो, ऐसा इनका प्रयास रहता है। इट असिस्ट मेंबर कंट्रीज इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पॉलिसी फेलियर एंड इंक्रीजिंग देयर रेजिलेंस ऑन शॉक एज वेल एज सपोर्टिंग प्रोग्राम डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करते हैं कि असिस्ट करते हैं मेंबर कंट्रीज को ताकि रिस्क ऑफ पॉलिसी फेलियर घट जाए, शॉक वगैरह से रेजिलियंस यानी कि अगर कोई कभी दिक्कत आए तो उसको जो है झेल सके कंट्री, ठीक है, पॉलिसी फेलियर ना हो। उसके साथ साथ में जो भी प्रोग्राम की डिजाइन और एग्जीक्यूशन उसमें सपोर्ट में भी काम करता है कौन? आईएमएफ, ठीक है। फिर आता है लास्ट डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। इंफॉर्मेशन और रिसर्च को फैलाने में मदद करता है, चारों तरफ बांटता है। आईएमएफ कंडक्ट इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ इट्स मेंबर नेशन, कंपाइल्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोड्यूस एस्टीमेट। तो आईएमएफ क्या करता है? जितने भी इसके मेंबर नेशन हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को एनालाइज करता है,
जो भी डेटा है उसको जो है कंपाइल करता है और उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको एस्टीमेट को प्रोड्यूस करता है। इट डिसमेट्स सच डेटा थ्रू अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट एज वेल एज एकेडमिक जर्नल्स एंड वर्किंग पेपर्स, ओकेजनल पेपर एंड द इंटरनेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिसमिनेट करता है क्या, जो भी डेटा हमारे सामने निकल करके आता है थ्रू वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्ट एंड रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब रिसर्च के प्रोजेक्ट होते हैं, इनके रिपोर्ट्स होती हैं जिनको ये पब्लिश करता है। साथ ही साथ में एकेडमिक जर्नल वगैरह, पेपर्स वगैरह पब्लिश किए जाते हैं, ओकेजनल पेपर और इंटरनेट वगैरह की सहायता से ये सारी जानकारी को जनता के सामने पेश करते हैं कुल मिला करके। ठीक है, तो यहाँ हमने बात की ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए की इंस्टीट्यूट का काम करता है। मेंबर इंस्टीट्यूशन के लिए ये जो है फोरम का काम करता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बैठ करके अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं, एक तरीके की पंचायत का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियल इशू है तो उसको आपस में डिस्कस करके इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ में अगर कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी या इकोनॉमिक प्रॉब्लम चले तो उसको भी सेटल करने में ये मदद करता है। उसके बाद में ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व, तो इंटरनेशनल रिजर्व यानी लिक्विडिटी को बढ़ाने में यह मदद करता है। तो उसके लिए जो है आईएमएफ ने क्या किया, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट लॉन्च किया 1969 में, जिसे एसडीआर कहा इसने। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। एसडीआर एक हार्ड करेंसी एसेट है, ध्यान रखिए ये करेंसी नहीं, करेंसी एसेट है जिसको कभी भी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे गोल्ड हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपके पास में एसडीआर है या गोल्ड है तो गोल्ड करेंसी नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन करेंसी के जैसा ही है, जब चाहे तब तुरंत ही करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आईएमएफ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अपने मेंबर नेशन को, ताकि वो अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप कर सकें, इकोनॉमिक मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव कर सकें। इससे क्या होगा कि कंपनी जो कंट्रीज़ हैं उनको अपनी जो पॉलिसी फेलियर है उसके रिस्क को ये कम करने में मदद करता है। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाए तो उस शॉक को झेलने में भी ये कैपेबल बनाता है। ठीक है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन का प्रचार प्रसार करता है। आईएमएफ क्या करता है, एनालिसिस करता है अपने मेंबर नेशंस का, उनके जो डेटा है उसको एनालिसिस करता है, उसके आधार पर उनके रिजल्ट्स को पब्लिश करता है। इसके तो जो इन्फॉर्मेशन है वो वैरायटी ऑफ तरीके से पब्लिश की जाती है, जैसे इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है, रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, एकेडमिक जर्नल पब्लिश किए जाते हैं, ये सारे काम होते हैं। इंडिया इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद आईएमएफ, आईएमएफ की इंडिया की इकोनॉमिक रिलेशन आईएमएफ के साथ कैसी है उसकी बात करेंगे। तो इंडिया इज़ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ का। जो भी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, चाहे हमारे देश के हैं किसी भी देश के, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं। किसमें, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है आईएमएफ का, उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईएमएफ के जो होते हैं उसमें हमारे देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर का काम करता है। ठीक है, इन 1970 में इंडिया वाज वन ऑफ द 5 कंट्रीज विद द हाईएस्ट आईएमएफ कोटा एंड एज ए रिजल्ट इंडिया वाज गिवन द परमानेंट सीट ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, तो 1970 में इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज में, वन ऑफ द 5 कंट्रीज में से थी जिनका हाईएस्ट आईएमएफ में कोटा था। आईएमएफ में कोटा होने के 2 ही तरीके हैं, या तो बहुत ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया हो या बहुत ज़्यादा पैसा उधार पे लिया हो। एज ए रिजल्ट इसका असर क्या हुआ कि इंडिया को परमानेंट सीट दे दी गई एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, आईएमएफ के अंदर में। ठीक है, ड्यूरिंग 1970s और 1980s इंडिया वाज वन ऑफ द बैंक्स मेजर डेटर। अब देखिए 1970 से लेकर के 1980 के दौरान इंडिया जो है आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार रहा, मेजर डेटर है ना, कर्जदार के तौर पर हम सामने आए। बाई प्रोवाइडिंग कंडीशनल फाइनेंसिंग असिस्टेंस द आईएमएफ हेल्प टू सेव द मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस इन द 1990s, मतलब हमें कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट या सपोर्ट प्रोवाइड किया गया आईएमएफ के द्वारा, जिसकी वजह से हम मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस को ला सके, जो 1990 के दौरान संभव हो पाया। आईएमएफ सर्व एज क्राइसिस मैनेजर एंड क्राइसिस लेंडर फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज। तो आईएमएफ क्या करता है, क्राइसिस मैनेजर या क्राइसिस लेंडर के तौर पर काम आता है अपने जो भी मेंबर कंट्रीज हैं। जब भी वो परेशानी में, जैसे 1990 के दौरान हम बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरे थे, तभी जा करके वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई एलपीजी वाली, जिसमें एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को दुनिया के लिए इकोनॉमी को 1990 के बाद में 1991 में खोला गया था। तो उसमें क्राइसिस आई, तो इसीलिए इसे क्राइसिस मैनेजर और क्राइसिस लेंडर भी कहा गया। ड्यूरिंग 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया गॉट अराउंड $4.5 बिलियन फ्रॉम आईएमएफ एसडीआर टू कॉम्बैट इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब देखिए 2008 में जब एक वो हुआ, रिसेशन आया, तो उस दौरान आईएमएफ एसडीआर के तौर पर हमें $4.5 बिलियन जो है आईएमएफ द्वारा दिया गया, ताकि हम अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें।
दिस वाज पार्ट ऑफ द IMF's अप्रॉक्सीमेट 250 बिलियन SDR एलोकेशन टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बाय ऑगमेंटिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व IMF में। मतलब कहने का ये हुआ कि हमें कितना मिला 4.5 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, और ये टोटल 250 बिलियन डॉलर का जो SDR था वो पूरी दुनिया के देशों को बांटा गया था, जिससे कि जो है मेंबर नेशन अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। इंडियाज़ करंट IMF कोटा इज SDR 13,114 मिलियन, यानी कि IMF में हमारा कोटा कितना है 13,114 मिलियन SDR के बराबर है, प्लेसिंग इट एमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग नेशन, यानी कि हम टॉप 10 लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग नेशंस में से आते हैं, और गिविंग इट 2.76, अभी देखेंगे तो 2.75 हो गया है स्टेक, यानी कि पूरे IMF में हमारा जो स्टेक है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है 2.75% के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नंबर थोड़ा सा। IMF में हमारा कोटा कितना है, जैसे डॉलर में होता है ना, तो डॉलर की जगह यहाँ SDR है 13,114 मिलियन SDR के बराबर हमारा कोटा है इनके पास में। एज ए रिजल्ट इज इट IMF 6th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग मेंबर, यानी कि देखिए थोड़ा सा समझाता हूँ, कई सारी बातें हो गई यहाँ पर। देखिए यहाँ क्या कहा कि टॉप 10 लार्जेस्ट कोटा होल्डर हैं, तो टॉप 10 में है तो यही, इसीलिए हम वहाँ 6वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, टॉप 10 में 6वें नंबर पर आते हैं, लेकिन अभी करंटली 8वें नंबर पर हैं। ठीक है, तो हम IMF में 8th पोजीशन पर हैं। ठीक है, IMF में हिस्सेदारी हमारी 2.75% के बराबर है। कितने के बराबर है 2.75% के बराबर है, और IMF में हमारा जो कोटा है 13,144 मिलियन 13,114 मिलियन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बराबर है। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, IMF में हम 8th पोजीशन पर हैं कोटा होल्डिंग में। IMF का जितना भी टोटल स्टेक है उसमें हमारा स्टेक 2.75% का है, और 13,114 जो है मिलियन SDR के बराबर हमारा कोटा है। हाउएवर इंडिया हैज़ 1,32,603 वोट्स। ध्यान रखिएगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 1,32,603 वोट हैं विथ 2.63 वोटिंग शेयर, यानी कि जितना भी वोटिंग शेयर उसमें हमारी हिस्सेदारी 2.63 है। देखिए ये वोट का क्या मतलब है, देखो वोट का मतलब है कि 1,32,603 वोट दिए जा सकते हैं अगर हम चाहें तो। वैसे जनरली क्या होता है, हम एक वोट देते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे वोट देना है तो या तो मैं BJP को या कांग्रेस को या किसी एक पार्टी को दे दूंगा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर किसी मुद्दे पर, जैसे मान लीजिए IMF बोलता है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लीजिए IMF बोलता है कि पाकिस्तान को मैं $500 मिलियन डोनेट करना चाहता हूँ, IMF ने बोला ऐसा, तो अब अगर पक्ष में हो तो वोट करो, अगर विपक्ष में हो तो वोट करो। तो इंडिया क्या करेगा, अपने 1,32,603 वोट दे देगा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान को इतने $500 मिलियन डोनेट करें। तो ये अगेंस्ट वाले हो गए। ठीक है, अगेंस्ट वाले इतने वोट पड़ गए। अब सोचो कि यहीं पर चाइना है, चाइना बोलता है कि नहीं, चाइना के पास में मान लो 6 लाख वोट हैं, कितने 6 लाख वोट हैं, उसने 6 लाख वोट फेवर में डाल दिए कि भाई हमारा, क्यों, क्योंकि 6 लाख वोट क्यों होंगे, क्योंकि भाई उसका ये जो हिस्सेदारी होगी ये ज़्यादा होगी, ये हिस्सेदारी ज़्यादा होगी, उसने ज़्यादा पैसे जो है IMF में अपने लगा रखे हैं, रखे हुए हैं, इसलिए तो 6 लाख वोट उसने सपोर्ट में डाल दिए। तो अब इसलिए कौन जीत जाएगा, इधर वाला पक्ष, चाइना वाला पक्ष जीत जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब कैसे ये सिस्टम कोटा का, मतलब ये वोटिंग का सिस्टम चलता कैसे है आपको। ठीक है, तो इंडिया भले ही 1,32,603 वोट दिया, लेकिन फिर भी हम हार गए, और इधर चाइना की वजह से पाकिस्तान को उतने पैसे मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है इसका कहानी। ठीक है, तो हमने इंडिया और इकोनॉमिक रिलेशन विथ IMF में हमने देखा कि इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है IMF का। 27 दिसंबर 1945 को हमने ज्वाइन किया था। ठीक है, जुलाई 1944 में ये बना था ब्रिटेन वुड में मीटिंग के दौरान। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे देश के या किसी भी देश के, वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं, किसमें, IMF के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सीट होती है उसमें। ठीक है, उसके बाद में 1970 में इंडिया वन ऑफ द 5 कंट्रीज था जिनके पास IMF का सबसे ज़्यादा कोटा था। उसका असर ये हुआ कि हमें परमानेंट सीट मिल गई थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। 1970 से 1980 के दौरान इंडिया ने सबसे ज़्यादा लोन ले रखा था, किससे, IMF से। ठीक है, उसके बाद में कंडीशनल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया IMF ने, और इसकी वजह से 1990 के दौरान हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज कर सके, जो क्राइसिस की हालत थी उससे बाहर निकल सके। IMF जो है क्राइसिस मैनेजर के तौर पर, क्राइसिस लेंडर यानी क्राइसिस में लोन देने वाले के तौर पर काम आता है मेंबर कंट्रीज़ के लिए। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इंडिया को लगभग $4.5 बिलियन IMF के SDR मिले थे अमेरिका के द्वारा। अमेरिका मतलब US $4.5 बिलियन मिला था IMF के SDR के रूप में।
यानी एसडीआर को कन्वर्ट किया हमने तो इतने डॉलर के बराबर हो गया, ताकि हम इकोनॉमिक स्लो डाउन से बच सकें, उससे लड़ सकें। और ये जो 4.5 बिलियन डॉलर मिला था, ये ओवरऑल 250 बिलियन का एसडीआर बांटा गया था जो है आईएमएफ के द्वारा दुनिया भर के सभी देशों को। अब अगर हम देखें तो आईएमएफ में हमारा करंटली कोटा कितना है एसडीआर के रूप में, 13,114 मिलियन जो है एसडीआर के बराबर हमारा कोटा है। हमारा जो स्टेक है वो 2.75% के बराबर है। हमारी जो रैंक है कोटा होल्डिंग में वो 8वीं रैंक है। हमारी रैंक कितनी है? 8वीं रैंक है। इंडिया का वोट कितना है? 1,32,603, 1,32,603 वोट हमारे पास हैं, और वो टोटल वोटिंग कैपेसिटी का 2.63% के बराबर है। ठीक है, तो ये नंबर्स थोड़े से याद रखने हैं। ये मैंने फ्रेंड्स जो है यहाँ पर करंटली एड जो है ये आईएमएफ की वेबसाइट से उठा करके इसको अपडेट किया हुआ है। ओके, क्योंकि जब बुक पब्लिश हुई थी तब बात दूसरी थी, अभी अलग बात हो गई। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की अगर हम बात करें, एसडीआर की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये समझिए, फिर उधर की कहानी समझेंगे। एसडीआर इटसेल्फ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इटसेल्फ इज नॉट अ करेंसी बट एन एसेट दैट होल्डर्स कैन एक्सचेंज फॉर करेंसी व्हेन नीडेड। तो एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, कोई करेंसी नहीं है खुद में, ये एक एसेट है जो होल्डर यानी कि करेंसी, ये एसडीआर जिसके पास है वो उसको एक्सचेंज कर सकता है करेंसी से जब भी ज़रूरत हो। एसडीआर इज नाइदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। ध्यान रखिएगा, एसडीआर ना तो करेंसी है, ना ही किसी तरीके का आईएमएफ के ऊपर आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास एसडीआर है। Rather, it is a potential claim on the freely usable currencies of IMF member and SDR can be exchanged for these currency। तो वही है, मतलब कि SDR के बदले में मेंबर नेशन अपनी करेंसी से उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। SDR was initially defined as a equivalent of this 0.888671 ग्राम of fine gold, which at the time was also equivalent to $1। ठीक है, तो मतलब कहने का एक SDR उस समय $1 के बराबर था। ठीक है, या 0.888671 ये ग्राम गोल्ड के बराबर था, ग्राम गोल्ड के बराबर था एसडीआर। ठीक है, तो एक एसडीआर जब ये लॉन्च हुआ था उस समय एक एसडीआर $1 के बराबर था। ये इतने ग्राम गोल्ड के बराबर था, 0.08 ग्राम गोल्ड के, यानी पूरा 1 ग्राम गोल्ड के बराबर भी नहीं था। ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ था। बाद में एसडीआर कोलैप्स कर गया, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने उन्होंने ये गोल्ड से, एसडीआर और गोल्ड का ये जो रिलेशनशिप है इसको मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद में आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम द एसडीआर वाज रीडिफाइंड एज ए बास्केट ऑफ करेंसीज। तो क्या हुआ कि जब गोल्ड को मानने से मना कर दिया तो इन्होंने क्या किया, एसडीआर को बास्केट ऑफ करेंसीज से रीडिफाइन किया गया। पहले एसडीआर कैसे डिफाइन था? गोल्ड से डिफाइन किया गया था, बाद में इसको बास्केट ऑफ करेंसीज से डिफाइन किया गया। आगे चल करके हम देख लेंगे कि कौन कौन सी करेंसीज इसमें आती हैं। ठीक है, करेंसीज इंक्लूडेड इन द एसडीआर बास्केट हैव टू मीट 2 क्राइटेरिया, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया एंड फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। अब कोई भी करेंसी एसडीआर के बास्केट में कब आ सकती है, उसके लिए उसे 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। सवाल यह है कि क्या रुपया जो है, क्या रुपया एसडीआर बकेट में आ सकता है, बास्केट में आ सकता है? ठीक है, तो उसका जवाब देखने के लिए आपको 2 चीज़ें देखनी होंगी। पहला, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया को पूरा करे, दूसरा फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया को पूरा करे। ठीक, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया की बात करें, अ करेंसी मीट्स द एक्सपोर्ट क्राइटेरिया इफ इट्स इश्यूअर इज एन आईएमएफ मेंबर आर ए मॉनेटरी यूनियन दैट इंक्लूड आईएमएफ मेंबर्स एंड आल्सो वन ऑफ द टॉप 5 वर्ल्ड एक्सपोर्टर्स। मतलब कहने का पहली चीज़, एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में क्या कहता है कि जो मेंबर है, जो करेंसी है, जो करेंसी आप उसमें शामिल करना चाहते हैं, जैसे रुपए को अगर आप एसडीआर बास्केट में डालना चाहते हैं, तो पहली बात, रुपया जो है जिस कंट्री का है वो आईएमएफ का मेंबर होना चाहिए या मॉनेटरी यूनियन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में ये टॉप 5 वर्ल्ड एक्सपोर्टर्स में आना चाहिए, टॉप 5 वर्ल्ड एक्सपोर्टर। तो क्या हम दुनिया के टॉप 5 वर्ल्ड एक्सपोर्टर में आते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली 5 कंट्री में हमारा नाम है? तो नहीं है, तो इसलिए रुपया एलिजिबल नहीं होगा। तो ये तो क्लियर ही हो गया कि केवल 5 ही करेंसी इसमें आ सकेंगे, क्योंकि अगर टॉप 5 एक्सपोर्टर की आपने बात की तो 1 2 3 4 5 ही तो आएंगे, इसमें छठवा तो कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्राइटेरिया आपने सेट कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सोचो जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कंट्रीज हो गई। अब मान लो कोई कंट्री 5वीं थी,
5वें रैंक पर, लेकिन अब उसका जो है कोट उधर एक्सपोर्ट घट गया, अब वो मान लो 7वें रैंक पे चली गई। तो अगर 7वें रैंक पे चली गई तो इसकी जगह पर जो 5वें रैंक पर एजेंट वो आएगी कंट्री, उसकी करेंसी एलिजिबल हो सकती है, बशर्ते कि वो दूसरा भी क्राइटेरिया पूरा कर दे। समझ गए आप मेरी बात को? सोचिए कि चाइना का एक्सपोर्ट जो है बढ़ा और वो टॉप 5 5वें नंबर पर आ गया, एक्सपोर्ट इतना करता है चाइना कि 5वें नंबर पर आ गया। तो अब चाइना जो है बकेट में आ गया है, बास्केट में आ गया है इसके, लेकिन बाद में पता चला चाइना का एक्सपोर्ट घट गया, अब चाइना जो है 7वें नंबर पर आ गया है। तो अब चाइना की जगह मान लीजिए 5वीं रैंक पर कौन आ गया, उसके जब कनाडा आ गया। तो कनाडा का जो डॉलर है वो जो है IMF के SDR बास्केट में शामिल हो सकता है, लेकिन उसे ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा करना होगा। ये दूसरा क्राइटेरिया क्या है? फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया फॉर करेंसी टू बी डिटरमाइंड freely usable by the IMF. It has to be widely used to make payment for the international transactions and widely traded in the principal exchange market. ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया कहता है कि भाई किसी भी करेंसी को आप फ्रीली यूजेबल तब कहिए जब उसको बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की पेमेंट के लिए। मतलब ऐसा है कि सोचिए जैसे हमें पेमेंट करनी है, अमेरिका में कोई व्यक्ति है, तो क्या हम उसको रुपए में पेमेंट कर देंगे? अमेरिका से हमने कोई सामान मंगवाया, कोई कार मंगवाई, तो क्या हम उसको रुपए में पेमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमें उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है इस रुपए को डॉलर में, और फिर उस डॉलर की हम पेमेंट करते हैं। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं फंस गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये करेंसी है ये इतनी काबिल होनी चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इसको यूज होना चाहिए। जैसे डॉलर में पेमेंट तो हो रही है, आप चाइना में भी पेमेंट करना चाहें तो डॉलर में चाइना के लोगों को दे देंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसी करेंसी होनी चाहिए फ्रेंड जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में यूज हो और वाइडली जो है ट्रेड की जानी वाली करेंसीज होनी चाहिए। तो उसे फ्रीली यूजेबल करेंसीज कहा जाता है। फ्रीली यूजेबल करेंसीज कैन बी यूज इन फंड फाइनेंशियल, मतलब इनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के फंडिंग में यूज किया जा सकता है। तो ये दो क्राइटेरिया फ्रेंड जो है पूरे करने होते हैं। ठीक है, SDR की जो बास्केट होती है वो रिव्यू की जाती है एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल पे इसे रिव्यू किया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो पहले भी रिव्यू कर सकते हैं। टू इंश्योर दैट बास्केट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ करेंसी इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंस। ऐसा क्यों किया था 5 साल में? क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि हो सकता है कि उसका जो है जो 5वें नंबर का इंपोर्टर था या दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर था, वो हो सकता है अब पीछे हट गया हो। तो ऐसे में जो करेंसी ज़्यादा मायने रखती है उसको सामने ला करके इंपॉर्टेंस देनी होती है। तो वर्ल्ड की ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट ऑफ करेंसीज है उसको सामने लाना होता है। SDR की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है डेली बेसिस पर, ठीक है, बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट। SDR की वैल्यू कैसे? डेली बेसिस पर निकाली जाती है और बेस्ड ऑन जो है मार्केट एक्सचेंज रेट, यानी कि वही जैसे डॉलर का रेट डिसाइड होता है वैसे ही SDR का भी रेट डिसाइड होता है। रिव्यूज आर आल्सो यूज टू असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंस्ट्रूमेंट कंप्राइजिंग द SDR इंटरेस्ट रेट बास्केट। देखिए ये कुछ नहीं है, मतलब SDR में SDRI बास्केट लाई गई। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट इंटरेस्ट रेट बास्केट बनाई गई है कुल मिलाकर के। ठीक है, कैसे यूज होती है अभी आगे हम देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे ट्रेजरी बिल का इंटरेस्ट रेट होता है वैसे ही SDR का भी इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। ड्यूरिंग द लास्ट रिव्यू कंक्लूडेड इन नवंबर 2015, नवंबर 2015 में जब लास्ट रिव्यू हुआ, क्योंकि हर 5 साल पर रिव्यू होता है, तो नवंबर 2015 में जब लास्ट रिव्यू हुआ तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि जो चाइनीज रेनमिनबी है, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, तो RMB, रेनमिनबी को RMB कहा जाता है। तो चाइनीज रेनमिनबी जो करेंसी है वो मेट करती है द क्राइटेरिया ऑफ SDR बास्केट इंक्लूजन। तो उसने क्राइटेरिया पूरा कर दिया कि भैया SDR की बास्केट में जोड़ी जा सकती है। ठीक है, तो इसकी वजह से चाइनीज जो है फॉलोइंग दिस डिसीजन SDR की जो रेनमिनबी थी ज्वाइंड द US डॉलर, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, ध्यान देंगे। तो हमारे पास चाइना की करेंसी हो गई चाइनीज रेनमिनबी, दूसरा US डॉलर हो गया, तीसरा यूरो हो गया, चौथा जापानीज येन हो गया और 5वीं जो है ब्रिटिश पाउंड हो गई। तो कुल मिलाकर के जो हमारी SDR की बास्केट है उसमें कितनी करेंसी हैं फ्रेंड्स? 5 करेंसी हैं। कौन कौन सी? चाइनीज रेनमिनबी, अमेरिका का डॉलर, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश का पाउंड। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये नई SDR बास्केट हमारी तैयार हो गई 1 अक्टूबर 2016 से। एंड द 3 मंथ बेंच मार्क यील्ड ऑफ द चाइना ट्रेजरी, यहीं पर ही इन्होंने कहा कि 3 मंथ का जो बेंच मार्क यील्ड था चाइनीज ट्रेजरी बॉन्ड, यानी कि चाइना के जो ट्रेजरी, जैसे हमारे 3 मंथ का ट्रेजरी बिल होता है उसी तरीके से चाइना का जो ट्रेजरी
बिल बॉन्ड का यील्ड था, यानी कि जो ट्रेजरी बॉन्ड है उनका कितना रिटर्न आ रहा है, मान लो 6.7% रिटर्न आ रहा है, तो उसी को जो है SDRI बास्केट में इंक्लूड कर लिया गया है, यानी कि SDR के इंटरेस्ट रेट वाले बास्केट में इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो मतलब कहने का हर एक देश का जो इंटरेस्ट रेट बास्केट है SDR की, उसमें हर एक देश की एक एक जो है यील्ड को शामिल किया जाता है बेंचमार्क के तौर पर। तो चाइना ट्रेजरी बॉन्ड का जो 3 महीने का बेंचमार्क यील्ड था उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, मार्च 2021 में एग्जीक्यूटिव बोर्ड डिलेड द नेक्स्ट रिव्यू ऑफ SDR वैल्यूएशन बास्केट टू जुलाई 31, 2022 ड्यू टू द कोविड इफेक्टिवली रिसेटिंग द 5 ईयर साइकिल ऑफ SDR। देखिए कुछ नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि कोविड आ जाने की वजह से जो रिव्यू होना था 2015 में हुआ, देखिए 2016 में हुआ था, ये मान लीजिए 1 अक्टूबर 2016 में अगर ये रिव्यू हुआ है तो अगला जो है 2021 में हो जाना चाहिए था, है ना, 5-5 साल पे होता है, लेकिन चूंकि कोविड आ गया था इसलिए इसको डिले करके 31 जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया। अगला SDR का वैल्यूएशन हम 31 जुलाई 2022 तक करेंगे, बस बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको मेरे ख्याल से SDR समझ में आया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था क्योंकि ये पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था उस समय। अब इसको पढ़ते हैं। SDR वाज क्रिएटेड एज ए सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटेन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि ब्रिटेन वुड का जो फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम था उसके कंटेक्स्ट में ही SDR को बनाया गया था। जब ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स कर गया 1973 में और शिफ्ट ऑफ मेजर करेंसी टू द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हुआ तो लेसन द रिलायंस ऑफ SDR एज ए ग्लोबल रिजर्व एसेट। तो लेकिन जब ब्रिटेन वुड सिस्टम ही फेल कर गया तो SDR पर लोगों का भरोसा हट गया, क्योंकि अब फिक्स रेट एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट की जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट आ गया था। ठीक है, नेवरदलेस SDR एलोकेशन कैन प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड सप्लीमेंटिंग मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व एज वाज मतलब एमिड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बोल रहे हैं कि मतलब SDR का एलोकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में, मेंबर कंट्रीज़ की ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करने में इसने मदद की क्राइसिस के दौरान। ठीक है, SDR रिजर्व एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द IMF एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब जैसे डॉलर होता है उसी तरीके से यूनिट ऑफ अकाउंट है IMF का, कौन, SDR। ठीक है, फिर SDR में हमने देखा SDR खुद एक करेंसी नहीं है बल्कि इसका एक एसेट है। SDR एक एसेट है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक एसेट है जिसको इसका होल्डर कभी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड का। ठीक है, SDR जो है करेंसी नहीं है, ना तो एक क्लेम है, बल्कि ये मेंबर नेशन SDR को कभी भी अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब इनिशियली SDR आया था तो SDR $1 के बराबर था या गोल्ड में इतने के बराबर था, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स कर गया तो SDR को अब गोल्ड से एक्सचेंज ना करके उसकी जगह पर बास्केट ऑफ करेंसीज को लाया गया, जिसमें 4 करेंसी थी शुरू में, बाद में जो है 2016 में चाइना की रेनमिनबी भी ज्वाइन कर लेती है। तो किसी भी करेंसी को SDR बास्केट में डालने के लिए 2 क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, पहला एक्सपोर्ट क्राइटेरिया और फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया में क्या होता है, IMF का मेंबर होना चाहिए वो करेंसी वाला देश, और दूसरा टॉप 5 एक्सपोर्टर में आना चाहिए वो देश। ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया हो गया, और दूसरा फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया, यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट के समय में उस करेंसी को जम करके यूज किया जा रहा हो, ये ना सोचना पड़े। जैसे यूरो में पेमेंट करनी तो सोचना नहीं कि यूरो को रुपए में कन्वर्ट करो या कुछ करो, डायरेक्ट पेमेंट हो जाए है। ठीक है, जापानीज येन में भी यही स्थिति है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में SDR की बास्केट को हर 5 साल बाद रिव्यू किया जाता है। ध्यान रखिएगा कितने साल बाद, 5 साल। क्यों, ताकि अगर कोई करेंसी की वैल्यू बढ़ी हो तो उसको इस बास्केट में शामिल कर लिया जाए। इसकी वैल्यू SDR की डेली बेसिस पर डिसाइड की जाती है, मार्केट एक्सचेंज रेट के आधार पर। ठीक है, उसके बाद में SDR इंटरेस्ट रेट बास्केट भी बनाई गई है, जितनी भी करेंसीज हैं उनका एक इंटरेस्ट रेट ले लिया जाता है आइडल वाला, उसको इसमें बास्केट में डाल दिया जाता है। 2015 नवंबर 2015 में जब रिव्यू हुआ तो बोर्ड ने डिसाइड किया कि चाइनीज रेनमिनबी जो करेंसी है वो भाई अब SDR बास्केट इंक्लूजन को मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। सोचिए, मतलब कि चाइना ने इस स्थिति इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर लिया। चाइनीज रेनमिनबी में इंटरनेशनल पेमेंट्स हो रही हैं और एक्सपोर्ट में भी वो टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका था, इसलिए उसको शामिल कर दिया गया। तो चाइनीज रेनमिनबी ने ज्वाइन किया। 4 पहले से करेंसी थी, डॉलर, यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। 1 अक्टूबर 2016 से चाइना की रेनमिनबी भी इसको ज्वाइन कर लेती है, और साथ ही साथ में 3 महीने का जो चाइना का ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड है उसको ये SDR इंटरेस्ट रेट वाली बास्केट में भी शामिल कर दिया जाता है। मार्च 2021 में जो है ये डिसाइड किया गया। देखिए 2016 में मीटिंग हुई फाइनल, तो 2021 में
5 साल बाद इसकी रिव्यू होनी थी, लेकिन चूंकि उस समय कोविड चल रहा था तो इसलिए उसको हटा करके 31 जुलाई 2022 को कर दिया गया। चलो ठीक है, 31 मार्च 2022 में हम 31 जुलाई 2022 में हम अपनी अगली मीटिंग करेंगे, जिसमें हम रिव्यू करेंगे किसको, SDR बास्केट को। ठीक है, कि क्या कोई दूसरी करेंसी है जो इसको शामिल हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं पर हमारा IMF खत्म हो जाता है, IMF में ही SDR भी खत्म हो जाता है। अब अगले लेक्चर में फ्रेंड्स हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे और तब उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।